गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग ऑल क्लियर लिखे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे, राधे राधे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। गुड आफ्टरनून, ऑल क्लियर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अभी एक बच्चे ने कहा है कि मॉडल 2 भेज दीजिए सर, तो थोड़ा सा क्लियर कर दो बच्चा, क्योंकि समझ नहीं पाऊंगा। मैं नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा तो आप समझोगे मैंने भेजा नहीं है। तो बेटर है कि एक बार क्लियर करो। मॉडल 2 क्या? मॉडल 2 क्या सर? सेकेंड मॉड्यूल भेज दीजिए। सेकेंड मॉड्यूल, मॉड्यूल मीन्स सेकेंड मॉड्यूल का प्रिंटेड नोट्स। यस, वो मैं देख लेता हूं, मेरे ख्याल से चला गया होगा। ऐसे सेकेंड मॉड्यूल पे क्लास चल रही है तो मैं आज ही भिजवा देता हूं। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। टाइपिस्ट को बोलिए सेकेंड मॉड्यूल का इंडियन सोसाइटी सेकेंड मॉड्यूल तैयार कर दे सूर्या, एक बार प्रिंटेड नोट्स। तो थैंक यू, आप लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया, मैं भिजवा देता हूं प्रिंटेड नोट्स। और फिर से एक बार सभी को नमस्कार। हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर है अगला टॉपिक, नगरीय समाज और नगरीकरण। ठीक है, हम लोगों का जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी आपका चैप्टर है नगरीकरण, समस्याएं एवं इनका समाधान। तो पहले तो इस नगरीकरण और प्रश्न पूछा है स्मार्ट सिटी, प्रश्न पूछा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। प्रश्न का जो डायनेमिज्म है वो काफी बड़ा है, तो हम इसको एक प्रॉपर टॉपिक के रूप में लेकर के पढ़ना शुरू किया। और सबसे पहले हमने कुछ पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ आपको बता दिया, ताकि बीच बीच में यदि हम लोग यूज करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और उसी क्रम में हम लोगों ने भारत में जो नगरीकरण, नगर का परिभाषा था और भारत में नगर का वर्गीकरण था, उसके बारे में समझाया। और यहां पर हम लोगों ने बताया कि जो हमारा सेंसस है 1961 देन 1971, इसी सेंसस के आधार पर हमारे यहाँ अर्बन एरिया को डिफाइन किया जाता है, अर्बन एरिया को परिभाषित किया जाता है। और इस अर्बन एरिया के 4 क्लासिफिकेशन बनाए जाते हैं अर्बन एरिया के। एक है टाउन, एक है सिटी, एक है मेट्रोपोलिस और एक है मेगा सिटी। 2011 से इसमें चौथा नंबर मेगा सिटी को यूज किया गया, 3 मेगा सिटी को आइडेंटिफाई किया गया। 2017 में जो रिपोर्ट 16-17 में आई, उसमें हम लोगों ने 2 और मेगा सिटी को पहचाना, क्योंकि उस समय तक 2 और शहर की जनसंख्या 1 करोड़ पार कर चुकी थी, चेन्नई और बंगलोर। और 2030 तक इसी रिपोर्ट में जो ग्रोथ है हमारे शहर का, शहरी जनसंख्या का, उसके आधार पर कहा गया है कि 2 और शहर हैदराबाद और अहमदाबाद मेगा सिटी में काउंट हो जाएंगे, यानी 7 मेगा सिटी 2030 तक आ जाएगी। ये है 4 क्लासिफिकेशन हमारे अर्बन एरिया का, अर्बन एरिया का, टाउन, सिटी, मेट्रोपोलिस, मेगा सिटी, चारों के लिए एक वर्ड अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया का डिफिनीशन 1961 सेंसस एंड 1971 सेक्शन सेंसस के अनुसार, याद है, विधिक परिभाषा है कि कोई भी क्षेत्र जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन में आता हो, म्यूनिसिपैलिटी में आता हो, नोटिफाइड अर्बन एरिया में आता हो और जो छावनी क्षेत्र के अधीन हो, उसको हम अर्बन एरिया कहेंगे। अथवा 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 जिसकी आबादी 5000 से अधिक हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्यों में शामिल हो,
और जो नगरीय सुविधाओं का उपभोग कर रहे हों उनको हम अर्बन एरिया के अंतर्गत लाते हैं, नगरीय क्षेत्र कहते हैं हमारे सरकारी परिभाषा में। और इसी के आधार पर हमारे सेंसस में कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है, यानी अर्बन एरिया में रहती है। शहर का मतलब है कि अर्बन एरिया में रहती है, और कितनी प्रतिशत आबादी हमारे रूरल एरिया में रहती है। और उसी डेमो सेंसस में रूरल एरिया, रूरल या बस्ती, विलेज या हैबिटेशन को डिफाइन किया गया 5000 से कम आबादी वाला, राइट। और उसी के आधार पर 2011 की जो हमारी जनगणना रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि 68.8 पॉपुलेशन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या है। और 31.2% आबादी, 31.16% पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरिया में रहती है, शहरों में निवास करती है। बिल्कुल क्लियर है। ये है हमारा 2011 का सेंसस के अनुसार, इसी आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अभी तक ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा। अब हम लोगों के लिए नगर के सामाजिक आयामों को समझना है, और इसके लिए जरूरी है कि हम नगरीय समाज और नगरीकरण का मतलब समझे। तो हमारा अगला टॉपिक है अर्बन सोसाइटी एंड अर्बनाइजेशन। और जैसे ही नगरीय समाज की बात की जाती है, नगर का जो परिभाषा हमने दिया वो नॉर्मल परिभाषा है बच्चा, पॉपुलेशन के हिसाब से परिभाषा है, बाकी क्षेत्र के हिसाब से परिभाषा है, आर्थिक परिभाषा है। 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में शामिल हैं। डेमोग्राफिक परिभाषा है 5000 से अधिक आबादी। भौगोलिक परिभाषा है 400 व्यक्ति डेंस पॉपुलेशन, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो नगरीय सुख सुविधाओं को जी रहे हो या नगरीय जीवन शैली को, ये सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है, फोकस्ड हम लोग इसी पर रहते हैं। ठीक है बच्चा, यही है नगरीय समाज। नगरीय समाज और ग्रामीण समाज, भारतीय समाज को दो भागों में हम बांटते हैं, और बाकी एक बच जाता है जो ग्रामीण परिभाषा में ही आ जाता है, बट थोड़ा सा वो अलग है, वो है जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी, जिसको हम ट्राइब्स जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम अच्छा से चर्चा करेंगे। वहां पर हम पेपर 1 और पेपर 2 को क्लब करेंगे सोशल जस्टिस में। डन। नगरीय समाज और नगरीकरण, ठीक है। सबसे पहले हम नगरीय समाज का अर्थ लिखते हैं। हम डायगोनल डायमेंशन खींचने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके आते हैं इस पर। नगरीय समाज का अर्थ, ठीक है। नगरीय समाज क्या है, नगरीय समाज हम किसको कहते हैं? वो समाज जो ग्रामीण विशेषताओं से, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण जीवन शैली से युक्त होता है। हमारे सोशियोलॉजी में वो ग्रामीण समाज कहलाता है। और वो समाज जो नगरीय जीवन शैली से युक्त होता है, अर्बन लाइफ स्टाइल, अर्बन वे ऑफ लाइफ, उसके लिए परिभाषिक शब्दावली में हम लोगों ने एक वर्ड दिया था बच्चा, अर्बनिज्म, नगरीयता से युक्त होता है, उसको हम नगरीय समाज कहते हैं। ये नगरीय समाज की समाजशास्त्रीय परिभाषा। ऐसे नगरीय समाज का मतलब वो समाज जिसकी आबादी 5000 से अधिक हो। नहीं, नगरीय समाज वो समाज जहां के लोग 76% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में शामिल हो। नगरीय समाज का मतलब वो समाज जहां का पॉपुलेशन 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये परिभाषा तो है ही, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नगरीय समाज वो होता है जहां की संस्कृति नगरीय होती है, जहां के लोग नगरीय जीवन शैली को जीते, है ना, जहां के लोग नगरीय जीवन शैली को जीते। प्रश्न यह है बच्चा कि नगरीय जीवन शैली क्या होता है, परंपरागत या आधुनिक? उत्तर होगा आधुनिक। भारतीय संस्कृति की प्रधानता या पश्चिमी जीवन शैली की प्रधानता? धोती कुर्ता वाले या जींस पैंट वाले? जींस पैंट वाले। दाल भात चोखा वाले या पिज्जा बर्गर वाले? पिज्जा बर्गर वाले। बड़ा क्लियर है ना, यही है ना नगरीय जीवन शैली। स्वार्थी टाइप का या परमार्थी टाइप का? स्वार्थी टाइप का यार। व्यक्तिवादिता या सामूहिकता? व्यक्तिवादिता। क्योंकि आधुनिकता का मूल्य की बात आती है तो फिर नगरों में सारी चीजें दिखाई देती।
सोपानिकता ग्रामीण समाज की विशेषता है। परंपरा का प्रधानता जहां हो ग्रामीण समाज, आधुनिकता और आधुनिक मूल्यों की प्रधानता जहां हो नगरीय समाज। भारतीय संस्कृति की प्रधानता जहां हो ग्रामीण समाज, और पश्चिमी संस्कृति की प्रधानता जहां हो नगरीय समाज। भारत में मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। तो ग्रामीण समाज की लोगों की महत्वाकांक्षा उच्च या कम? कम यार। भारत का ग्रामीण समाज मतलब संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम, है ना? ये है नगरीय जीवन शैली, ग्रामीण जीवन शैली। नगर का मतलब उच्च महत्वाकांक्षा, सब कुछ पाने की लालसा, प्रतिस्पर्धा ज्यादा, सब पाने की लालसा होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा बच्चा तो व्यक्तिवादिता, यहाँ सामूहिकता कम होगी। हर व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करने में लगा होगा, पूरा ताकत लगा रहा होगा। यहाँ दिखावापन ज्यादा होगा, शो ऑफ ज्यादा होगा, इसी चक्कर में आदमी पागलों की तरह लगा होगा। इतना ज्यादा लगा होगा कि सामूहिकता कमजोर हो गया होगा, लोगों से जुड़ाव कमजोर हो गया होगा, और व्यक्ति एकाकीपन का शिकार हो गया होगा। एकाकीपन, ठीक है। यहां प्रथा परंपरा का महत्व ज्यादा होता है या आधुनिक नियम और कानून का महत्व ज्यादा? गांव में प्रथा परंपरा का महत्व ज्यादा। ग्रामीण समाज का नियंत्रण प्रथा परंपरा धार्मिक मान्यताओं से होता है, और शहरी समाज का नियंत्रण आधुनिक कानून से होता है, आधुनिक नियमों से होता है। यहां पर इनकी प्रधानता होती है। ग्रामीण समाज के लोगों में प्रगाढ़ता होती है संबंधों में। प्रगाढ़ संबंधों के लिए हम लोग एक शब्द देते हैं बच्चा, प्राथमिक संबंध। प्राथमिक संबंध मतलब प्रगाढ़ संबंध। माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों को हम प्राथमिक संबंध कहते हैं। पति पत्नी के बीच संबंधों को हम प्राथमिक संबंध कहते हैं, और दुकानदार और ग्राहक के बीच संबंधों को हम द्वितीयक संबंध कहते हैं। तो ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, और नगरीय समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, है ना। ये सब नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता है। नगरीय समाज में चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, उच्च श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता है ना। कई संस्कृति के लोग रहते हैं। बड़ा शहर हो तो उसी में तमिल भी कुछ है, तेलुगु भी कुछ है, बिहार के यूपी के भी कुछ लोग हैं, बिहार के भी कुछ लोग हैं, पंजाब दिल्ली में यूपी के, बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के, हर जगह के लोग हैं। विषम रूपता, नगर की तुलना में शहर से गांव की, नगर की जीवन इनकम ज्यादा होता है, तो जीवन का स्तर उच्च होता है नगर में, और गांव में तुलनात्मक रूप से निम्न होता है। ये सारी चीजें मोटा मोटी आपको दिख रहा होगा कि ग्रामीण जीवन शैली कैसी होती है। बहुत पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। ग्रामीण समाज का लक्षण हम आपको परंपरागत समाज का लक्षण बताए थे। ग्रामीण समाज का लक्षण मतलब गांव, आपका गांव, कम जनसंख्या, सब एक दूसरे से परिचित, एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव। रघु चाचा, मोहन चाचा, सोहन भैया, गणेश भैया, दिनेश भैया, परिचितता, सब एक दूसरे से परिचित, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी शामिल। आपके गांव में पड़ोस में डेथ हो जाए तो पड़ोस की शादी रोक दी जाती। शहर में 201 नंबर कमरे में डेथ हुआ है और 202 नंबर कमरे में बारात निकल रही है, लोग नाच रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं। ये शहर में है, गांव में नहीं है। सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, परिचित होते हैं, सब परिचित होते हैं। तो कोई प्रथा परंपरा का उल्लंघन करेगा तो सब लोग, तो प्रथा परंपरा का महत्व होता है। प्रकृति से निकटता होती है ना। कृषि अर्थव्यवस्था की प्रधानता होती है ग्रामीण समाज में, प्रकृति से निकटता होती है। धर्म की प्रधानता होती है, धार्मिक मान्यताओं का महत्व होता है, प्रथा परंपरा का महत्व होता है। गीत संगीत पर्व त्योहार सब प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, प्राथमिक संबंध होते हैं, भावनात्मक जुड़ाव वाले संबंध होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा विषम रूपीय नहीं होता है ग्रामीण समाज, समरूपीय समाज होता है, समरूपता नहीं, और जस्ट अपोजिट शहरी समाज। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, और हर जगह हमने इतनी ज्यादा चर्चा की है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही है बच्चा नगरीय समाज का अर्थ। आप लिखते जाइए। वह समाज आपके सामने स्क्रीन पर है, वह समाज जो
नगर की विशेषताओं से युक्त होता है वह समाज जो नगर की विशेषताओं से युक्त होता है तथा नगरीय जीवन शैली अर्बन वे ऑफ लाइफ, अर्बन लाइफ स्टाइल के जगह पर ज्यादा बेहतर होगा आप यहां अंग्रेजी लिखो, अर्बन वे ऑफ लाइफ को जीता है डैश, उसे नगरीय समाज कहा जाता है, उसे नगरीय समाज कहा जाता है। डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट, नगरीय समाज का लक्षण। अब इसी में थोड़ा अलग अलग हम तोड़ के लिख देते हैं। नगरीय समाज का लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सोसाइटी डालिए। पहला, जनसंख्या का बृहद आकार एवं अधिक जनघनत्व, जनसंख्या का बृहद आकार एवं अधिक जनघनत्व। ओके। सेकंड पॉइंट, मुख्यतः गैर कृषि कार्य में संलग्न, मुख्यतः गैर कृषि कार्य में संलग्न, मुख्यतः गैर कृषि कार्य में संलग्न मुख्यतः गैर कृषि कार्यों में संलग्न गैर कृषि कार्यों में संलग्न। तीसरा, मुख्यतः औद्योगिक अर्थव्यवस्था, मुख्यतः औद्योगिक अर्थव्यवस्था, कृषि नहीं, कौमा, जटिल श्रम विभाजन, जटिल श्रम विभाजन और विशेषीकरण, और विशेषीकरण तथा पारस्परिक निर्भरता, तथा पारस्परिक निर्भरता, विषम रूपता और जीवन की उच्च गुणवत्ता, जीवन की उच्च गुणवत्ता। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम नगरीय समाज का लक्षण लिख रहे हैं, ग्रामीण समाज में जैसे जैसे नगरीय समाज की ये विशेषताएं बढ़ती जाती है, एक ग्रामीण समाज नगरीय समाज के रूप में तब्दील होता चला जाता है। यही सारी विशेषताएं नगर के परिधीय विस्तार के साथ साथ नगर के बाहर अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलती जाती है और वो क्षेत्र भी नगरीय विशेषताओं से युक्त होते चले जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। एक ग्रामीण समाज का नगरीय समाज में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। आगे आएगा, पहले हम नगरीय समाज के लक्षण समझ लें। विषम रूपता और जीवन की उच्च गुणवत्ता, ठीक है, जीवन की उच्च गुणवत्ता। डन बच्चा। चौथा, आधुनिक शिक्षा एवं तार्किकता की प्रधानता, जबकि ग्रामीण समाज में परंपरागत शिक्षा और धर्म की प्रधानता। ये ग्रामीण समाज की विशेषता है, परंपरागत समाज की विशेषता। धार्मिक शिक्षा और धर्म की प्रधानता, ये परंपरागत समाज की विशेषता है, ग्रामीण समाज की विशेषता है। ये बात अलग है कि ग्रामीण समाज में भी अब आधुनिक शिक्षा और बहुत सारी चीजें प्रचलन में आई, बट अगर हम गांव और शहर को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो शहर की विशेषता है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा एवं तार्किकता की प्रधानता, इमोशन की प्रधानता नहीं, इमोशन की प्रधानता ग्रामीण समाज में,
तर्क की प्रधानता शहरी समाज में, तार्किकता की प्रधानता, कौमा अपरिचितता, क्योंकि आबादी ज्यादा होती है बच्चा, तो सब एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, अपरिचितता, अपरिचितता हम लोग पीछे लिखते गए हैं ना। पहला है जनसंख्या का बृहद आकार एवं अधिक जनघनत्व, दूसरा है मुख्यतः गैर कृषि कार्यों में संलग्न कृषि अर्थव्यवस्था की प्रधानता, तीसरा है मुख्यतः औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जटिल श्रम विभाजन। कृषि कार्यों की प्रधानता कहां होती है? ग्रामीण समाज में, कृषि प्रधान समाज, यहां पर मुख्यतः गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है, ज्यादातर औद्योगिक अर्थव्यवस्था की प्रधानता होती है। जनसंख्या का बृहद आकार और अधिक जनघनत्व, मुख्यतः गैर कृषि कार्यों में संलग्न, मुख्यतः औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जटिल श्रम विभाजन और विशेषीकरण एवं पारस्परिक निर्भरता, विषम रूपता और जीवन की उच्च गुणवत्ता। और आपका चौथा पॉइंट है आधुनिक शिक्षा एवं तार्किकता की प्रधानता, अपरिचितता। ग्रामीण समाज छोटा होता है, सब एक दूसरे से परिचित होते हैं, नगरीय जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, अपरिचित होते हैं, अपरिचितता। औपचारिक व्यक्तिवादिता, औपचारिक एवं द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। औपचारिक संबंध मतलब नियम वाला संबंध, कानून वाला संबंध। अनौपचारिक संबंध मतलब वो तर्कसंगत तरीके से निर्मित नियम नहीं, प्रथा परंपरा के अनुसार शासित। यहां पर औपचारिक एवं द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, बस काम से काम रखा, संबंधों में कहीं कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। पांचवा एकाकीपन, दिखावा एवं चमक दमक। शहर का लक्षण ही है चमक दमक, शो ऑफ, दिखावा एवं चमक दमक, तीव्र प्रतिस्पर्धा। इस दिखावा की चीजों को प्राप्त करने के लिए यहां के लोगों की महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है। चमक दमक, उच्च महत्वाकांक्षा, लिख सकते हो आप, यहां लिख सकते हो उच्च महत्वाकांक्षा एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा। चमक दमक के बाद चाहो तो यहां लिख सकते हो उच्च महत्वाकांक्षा, उच्च महत्वाकांक्षा एवं चमक दमक एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा। एकाकीपन, दिखावा एवं चमक दमक, उच्च महत्वाकांक्षा एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की प्रधानता, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की प्रधानता। यह है बच्चा नगरीय समाज का लक्षण। मोटा मोटी गांव के समाज से जो अंतर है, जो विपरीत स्थिति है, वही है नगरीय समाज। दो लाइन में अगर हम कहें तो जहां पर आधुनिकता के मूल्यों की प्रधानता होती है, जहां पर पश्चिमी संस्कृति की प्रधानता होती है, उसी को हम नगरीय समाज कहते हैं। आज के डेट में नगरीय समाज की परिभाषा ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, अगला है कैपिटल सी, नगरीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण का अर्थ मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि एक ग्रामीण समाज में जब शहरी समाज की विशेषता बढ़ने लगती है तो वही ग्रामीण समाज शहरी समाज के रूप में तब्दील होने लगता है, और ग्रामीण समाज का शहरी समाज बनने की प्रक्रिया को हम शहरीकरण या नगरीकरण करते हैं। तो अगर हम सोशियोलॉजी में कहें तो शहरी जीवन शैली, शहर के जीवन जीने का तरीका, शहरी जीवन के तौर तरीके, विशेषता, शहरी जीवन शैली के फैलाव की प्रक्रिया को हम शहरीकरण कहते हैं। ये भी चलेगा, ओके। अब अगर हम कहें कि किसी देश में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, परिभाषिक शब्दावली बताते समय, किसी देश में टोटल पॉपुलेशन में से
अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज यदि बढ़ रहा है तो ये शहरीकरण है। भारत में 31.2% पॉपुलेशन अभी शहरी पॉपुलेशन है और 2030 तक बढ़कर ये 40% हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि शहरी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। ये है शहरीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि पूरे भारत में जब 40% लोग शहर में रहने लगेंगे तो उनकी जीवन शैली भी शहरी हो गई या नहीं हो गई। तो यहां शहरी जीवन शैली का विस्तार 31.2% जनसंख्या में था। यह शहरी जीवन शैली का फैलाव 40% आबादी में हो गया, तो शहरी जीवन शैली का फैलाव भी तो हो गया। तो जो डेमोग्राफी का शहरीकरण का परिभाषा है, जहां किसी देश की ग्रामीण जनसंख्या शहरी होने लगती है, जहां किसी देश की टोटल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगता है, जहां किसी देश की टोटल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगता है, इसी प्रक्रिया को हम शहरीकरण कहते हैं। घुमा के तो बात वही हुआ बच्चा, वही हुआ। भूगोल वाला परिभाषित करेगा कि किसी शहर में या शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में अगर परिधीय विस्तार होता है, नगर पे आबादी बढ़ती है, 1 करोड़ आबादी थी 1.25 करोड़ होती है, 1.5 करोड़ होती है, ये जो 50 करोड़ और 50 लाख और बढ़ गया या 25 लाख बढ़ गया, 10 लाख थी 12 लाख हो गई, 15 लाख हो गई, तो नगर का परिधि फैलाव हुआ। अगल बगल के खेतों को काट के घर बना दिया गया। अगल बगल जो गांव में रहते थे, परिधि का जो गांव था वो शहर में समा गया। आप अगर अगल बगल अपने शहर पे नजर डालो तो आज के 20-25 साल पहले आपके शहर का जो बाहरी छोर होता था, परिधि होती थी। आज उन सब जगहों पर घर बन गए, सभी जगहों पर बाजार लग गया और हर शहर से 5-6 किलोमीटर चारों तरफ के जो एरिया थे वो शहर में समा गए। परिधीय विस्तार, परिधीय विस्तार, वो चाहे अर्बन स्प्रॉल के रूप में हो और नियोजित फैलाव हो, चाहे नियोजित काउंटर अर्बनाइजेशन के रूप में परिधीय विस्तार होगा, तो भूगोल वाले कहते हैं यही नगरीकरण है। बट बच्चा, परिधीय विस्तार होगा तो जो 5 लाख जनसंख्या बढ़ी थी वो परिधि पर अब रहना शुरू करेगी, तो जीवन शैली का भी तो फैलाव हुआ। तो तीनों एक दूसरे से परिभाषा जुड़ा हुआ है, कोई परिभाषा अलग अलग नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नगरीय जीवन शैली के फैलाव की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। अगर कोई ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जीवन शैली को अपनाने लगती है, और अर्बनाइजेशन, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो नगर और गांव अलग रह ही नहीं गए, क्योंकि सारे लक्षण अब गांवों में भी आ गए। नगर वाले सारे लक्षण गांवों में भी आ गए, वो गांव नहीं रह गया है। पूरी शहर की विशेषता, शहर की जीवन शैली वहां आ गई। उच्च सुख सुविधाओं के साधन आ गए, वहां पर भी लोग टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी, बंगला, बढ़िया सड़क, सब कुछ, एवरीथिंग। आबादी बढ़ गई, वहां के लोगों में भी औपचारिक आ गया, व्यक्तिवादिता बढ़ गई, सब अब महत्वाकांक्षी हो गए, है ना। तो जब भी हम लोग परिभाषित करते हैं बच्चा, वो इसी सेंस में करते हैं। 2014 में यूपीएससी ने जब सवाल पूछा तो कहा कि भारत में शहरीकरण के सामाजिक समस्याओं की चर्चा। तो जब शहरी की जीवन शैली, शहरी संस्कृति का जो फैलाव हुआ, इस संस्कृति से जो उत्पन्न समस्याएं हैं वो सामाजिक समस्या। ट्रैफिक जाम की समस्या सामाजिक समस्या नहीं है बच्चा, ये मुख्यतः नगरीय समस्या है, नगर की समस्या। नगर में क्षमता से ज्यादा जब लोग रहने के लिए आ जाएंगे तो नगर में ट्रैफिक जाम होगा, ये सामाजिक समस्या में काउंट नहीं होगा। गरीबी और बेरोजगारी शहर की आर्थिक समस्या भी है और सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि गरीबी को हम सामाजिक समस्या मानते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे सामाजिक परिणाम इसके होते हैं। लेकिन अगर शहर की विशेषता है व्यक्तिवादिता, उच्च महत्वाकांक्षा, और उच्च महत्वाकांक्षा से जब संबंधों में तनाव आने लगे, पति पत्नी संबंधों में तनाव आने लगे, परिवार में तनाव आने लगे, परिवार में टूटन आने लगे, व्यक्तिवादिता इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि माँ बाप और बच्चों के बीच संबंध जो है तो द्वितीयक टाइप हो जाए, प्राथमिक संबंध खत्म हो जाए, औपचारिक संबंधों में तब्दील हो जाए, तो तलाक का दर बढ़ेगा, पति पत्नी संबंधों में तनाव बढ़ेगा। ये है बच्चा
नगरों की सामाजिक समस्याएं। ये है बच्चा नगरीय संस्कृति से उत्पन्न समस्याएं। इसलिए हमें नगरीय संस्कृति के पहलुओं को पहले समझना होगा, तब हम सामाजिक समस्याओं को समझ सकते हैं। और तब हम नगरीय समस्या पढ़ते समय हम समस्या की दो कैटेगरी बनाएंगे, एक नगरीय संस्कृति जनित समस्या और एक ओवर अर्बनाइजेशन जनित समस्या, नगरीकरण। आगे चल के क्लियर होगा हम लोगों का नगरीकरण क्या है, तो बड़ा क्लियर है। नगरीय संस्कृति के फैलाव की प्रक्रिया, टोटल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की प्रक्रिया, या दूसरे शब्दों में कहो तो नगर के परिधीय विस्तार से जो नगरीय जीवन शैली का फैलाव हो रहा है उसी को नगरीकरण कहते हैं। लिखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जहां कोई ग्रामीण जनसंख्या नगरीय विशेषताओं को ग्रहण करती है या नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है, या नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के या नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है, या नगरीय क्षेत्र का परिधि विस्तार के साथ साथ नगरीय जीवन शैली का भी फैलाव होता है। नगरीय जीवन शैली का भी फैलाव होता है। डैश नगरीकरण कहलाता है। डैश नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण कहलाता है। ओके, नगरीकरण कहलाता है। यही है बच्चा नगरीय समाज का अर्थ और नगरीकरण का अर्थ। अगला हम टॉपिक दे रहे हैं भारत में नगरीकरण। अब हम लोग अपने भारत में नगरीकरण पर देखें, भारत में नगरीकरण के पहलुओं को देखें। और भारत में नगरीकरण पढ़ते समय बच्चा सबसे पहले तो हम लोग इसका एक डायमेंशन खींचे, यहीं से अब हमारी टॉपिक शुरू होती है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे एक मोटा मोटी आउटलाइन हम लोगों ने बना लिया। पहला है नगरीकरण का अर्थ एवं भारत में स्वरूप। यहां स्वरूप का मतलब भारत में नगरीकरण का, भारत में नगरीकरण का लक्षण याद रखिएगा, सब इंडिया के कंटेस्ट में है। भारत में अर्थ सेम है लेकिन स्वरूप अलग है। भारत में नगरीकरण का लक्षण अलग हो जाएगा कुछ। फिर है भारत में नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव। बच्चा, भारत में नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव, नगरीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया। अगर नगरीकरण का लक्षण दिमाग में है ना, नगरीय जीवन शैली का लक्षण दिमाग में है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पारिवारिक संबंधों पर क्या प्रभाव है, पति पत्नी संबंधों पर क्या प्रभाव है, समझ में आ रहा, धर्म पर क्या प्रभाव है, सब चीज पर हम इसके प्रभावों को देख सकते हैं। सामाजिक प्रभाव, भारत में नगरीकरण से जुड़ी समस्याएं, भारत में नगरीकरण की समस्याएं, हम लोग समस्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यही टॉपिक है आपका, मेन टॉपिक यही है, भारत में नगरीकरण की समस्याएं। ये आपका स्टार है। हमने एक और डायमेंशन खींच दिया, इन समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारण, क्योंकि केवल समस्या ही नहीं पूछेगा, कारण पूछ सकता है, तो कारण हमने दे दिया। और लास्ट में समाधान हेतु किए गए प्रयास, ये भी आपका टॉपिक है, नगरीकरण, समस्याएं एवं समाधान। नगरीकरण, समस्याएं एवं समाधान। डन। चलिए हम लोग इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और जहां जहां हमें फैलना होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, जहां जहां एक्स्ट्रा टॉपिक करंट से जोड़ के बनाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम के बारे में हमने
समझा दिया था, बट एक प्रॉपर क्लास भी हमने आपका कल हुआ, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, अभी भी हालांकि इसमें काफी कुछ है शहर, इस पर चर्चा हम करेंगे एक बार, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ एक क्लास और किसान आत्महत्या का जवाब कर लेंगे, तब फिर हम इस पर एक बार क्लब करके डिस्कशन करेंगे। डन। तब तक बीच में हम विकास संबंधी मुद्दों में हम ओवर अर्बनाइजेशन से जुड़े हुए पहलुओं की चर्चा यहां भी करेंगे। इस टॉपिक में भी विकास संबंधी मुद्दे जुड़े हुए हैं, उसको हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चा, भारत में जब हम नगरीकरण की बात करते हैं, नगरीकरण का अर्थ वही होगा, इसलिए सीधे जो हम कैपिटल टॉपिक हिट करेंगे वो हमारा हिट होगा टॉपिक, या कैपिटल ए कर दो, यहां से एक हम नया एबीसीडी शुरू कर देते हैं। भारत में नगरीकरण का स्वरूप, ये आपका टॉपिक हो गया, TOPIC। और इस टॉपिक का पहला डायमेंशन मान लो भारत में नगरीकरण का स्वरूप, अर्थ तो सेम है, भारत में नगरीकरण का स्वरूप। अब प्रश्न है कि क्या भारत में नगरों का विकास कब से शुरू और उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि हमने नगरीय समाज का लक्षण क्या माना? आधुनिक समाज का लक्षण है ना, आधुनिकता के मूल्यों की प्रधानता, पश्चिमी संस्कृति की प्रधानता, राइट। नगर तो पहले भी थे, और नगरीकरण को जो डिफाइन किया हमने सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, भूगोल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, डेमोग्राफी के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें भी आधुनिक जीवन शैली, पश्चिमी जीवन शैली, उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद, फॉर्मल रिलेशन, शो ऑफ, दिखावापन, यही केंद्रीय विशेषता रही शहरी समाज की और शहरीकरण की। इसका मतलब भारत में शहरीकरण बाद में आया, तो पहले वाले क्या थे? शहर थे। कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारत में पहले भी शहर थे, मतलब नगर थे। पाटलिपुत्रा नगर था, पहले भी नगर था, बट पश्चिमी जीवन शैली के केंद्र के रूप में शहरीकरण शुरू होता है अंग्रेजों के आगमन के बाद। तो जो शहरीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, जो शहरी समाज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सोसाइटी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस अर्बन सोसाइटी के लक्षण को हमने पढ़ा है, जिस अर्बनाइजेशन को हमने पढ़ा है, भारत में इसकी शुरुआत अंग्रेजों के आगमन के साथ होती है। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। इसके पहले भारत में शहर थे, नगर थे, लेकिन वो पश्चिमी जीवन शैली के केंद्र के रूप में नहीं थे बच्चा, वो तो परंपरागत भारतीय संस्कृति के केंद्र के रूप में थे। अंग्रेजों के पहले भारत गांवों का देश था, सारी आबादी गांव में ही रहती थी, बट नगर भी थे। दो तरह के नगर अंग्रेजों के पहले भारत में दिखाई देते। एक नगर को हम कहते हैं धार्मिक नगर, और दूसरे नगर को हम कहते हैं दुर्ग नगर। उसके पहले भारत में राजतंत्र था, और जहां भी राजा का राजधानी होता था, राजा का जो दुर्ग होता था, किला होता था, वहां पर राजा के ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी रहते थे। बहुत से जगहों पर तो पूरे पहाड़ी जो इलाका रहा है, जैसे राजस्थान का इलाका रहा है, या बहुत सारा, आप फिर बिहार वाले बच्चे रोहतास का किला देख सकते हैं। 10, 12, 15, 20 किलोमीटर में बाउंड्री पहाड़ों पे दे दी जाती थी, सुरक्षित किला बनाया जाता था राजा के द्वारा। कोई दुश्मन अपनी सेना के साथ किला में घुस नहीं सके, चारों तरफ पहाड़ों से घेर करके उसके अंदर दरवाजे, कई फिल्में आई है, आपने देखा होगा। किला के बाहर मतलब पहाड़ के नीचे दुश्मन सेना को अपना टेंट गाड़ना होता था। दुश्मन सेना रणनीति बनाती थी कि किला के अंदर रसद पानी घुसना बंद कर देगी, ब्लॉक आदि आदि, बट किला सुरक्षित देख करके बनाया जाता था कि आसानी से दुश्मन की पहुंच वहां तक नहीं।
जब किला बनाया जाता था बच्चा, तो वहीं पर सैनिक के परिवार भी रह लेते थे, वहीं पर अधिकारियों के परिवार रह लेते थे, उनके लिए बाजार बन जाता था, यानी पूरा का पूरा शहर बन जाता था। और इस तरह के शहरों का अवशेष नगर जो मुखिया होता था उनके हेड के रूप में, या राजा होता था उनके हेड के रूप में, शहरों का अवशेष तो हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी मिली है बच्चा। तो पहले थे, इसको दुर्ग नगर कहते। राजा की राजधानी, राज्य की राजधानी के रूप में किला के चारों तरफ निर्मित नगर दुर्ग नगर। या फिर दूसरे प्रकार का जो नगर होता था वो धार्मिक नगर के रूप में था। काशी, काशी, मथुरा, ये सब भारत के धार्मिक नगर थे बच्चा। जहां कोई तीर्थस्थल होता था, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग उस तीर्थस्थल में तीर्थ करने जाते थे, भगवान के दर्शन करने जाते थे, और वहां पर कुछ बाजार लग जाता था, कुछ घर बन जाता था। तो अंग्रेजी शासन काल के पहले जो भारत में नगर थे वो दुर्ग नगर के रूप में नगर थे, धार्मिक नगर के रूप में नगर थे। और इन दोनों ही नगरों की विशेषता थी कि ये पश्चिमी जीवन शैली के केंद्र के रूप में नगर नहीं थे। आज जो नगरीय समाज का लक्षण है, आज जिसको नगरीय जीवन शैली कहते हैं, आज जिसको अर्बनिज्म कहते हैं, आज जिसको हम अर्बनिज्म कहते हैं, वो जीवन शैली का केंद्र ये दोनों के दोनों शहर नहीं थे। ये शहर तो परंपरागत विशेषताओं वाले शहर थे। जो धार्मिक नगर होते थे, सुबह सुबह मंदिरों की घंटी बजनी शुरू हो जाती थी, टन टन टन, मंत्रोच्चारण संस्कृत में शुरू हो जाता था। लोग स्नान करके नदी या गंगा के किनारे ही धार्मिक नगर होता था, या पवित्र नदी के किनारे होता था। सुबह सुबह मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, पंडितों के चप्पलों की आवाज जो लकड़ी वाला होता था, कुछ इस तरह का शहर होता था। यहां शहर की यही विशेषता होती थी। दुर्ग नगर में भी पश्चिमी जीवन शैली नहीं था। दुर्ग नगर और धार्मिक, यानी जिस नगरीय समाज और नगरीकरण को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस आधुनिक और पश्चिमी संस्कृति के केंद्र के रूप में नगर थे। और इस रूप में भारत में नगरों का विकास अंग्रेजों के आगमन के साथ होता। अंग्रेजों के आगमन के साथ होता। सबसे पहले अंग्रेज जहां व्यापार करने आते थे, वहां पर अपना माल जहाज से, पानी के जहाज से व्यापार करते थे, पानी के जहाज से माल को उतारते थे, फिर चढ़ाते थे। तो जहां उतारते थे वहीं पर वो लोग अपना घर बना लेते थे, बंगला बना लेते थे, उनके लोगों के रहने का घर बना। यानी पहली बार भारत में व्यापारिक केंद्र के रूप में आधुनिक संदर्भ में नगरों का विकास हुआ। व्यापारिक केंद्र के रूप में आधुनिक संदर्भ में नगरों का विकास हुआ, व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। ये व्यापारिक नगर कलकत्ता, कालीकट, ये व्यापारिक नगर जो थे ना, ये पश्चिमी जीवन शैली के केंद्र के रूप में विकसित हुए, क्योंकि यहां पर अंग्रेज लोग रहते थे, उनकी अपनी जीवन शैली थी। भारत के लोग उनके जीवन शैली से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, वो भी उनकी नकल करने लगे। पश्चिमी जीवन शैली के रूप में व्यापारिक नगरों का भारत में विकास हुआ। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने यहां पर व्यापार करते करते अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया, सेना रखनी शुरू कर दी, तो सैनिक केंद्र के रूप में नगरों का विकास हुआ। मेरठ, आगरा, मेरठ और आगरा सैन्य केंद्र के रूप में, नगर के रूप में विकसित हुए। उसके पहले ताजमहल था, लोग देखने जाते थे, तो वो भी दुर्ग नगर के रूप में नगर था, वो वाला देखोगे तो। लेकिन धीरे धीरे सैनिक केंद्र के रूप में नगर का विकास हुआ, जहां अंग्रेजों की सेना रहती थी। हमने आपको नगरीकरण में बताया है ना, भारत में नगरीकरण की, नगर की क्या परिभाषा है, अर्बन एरिया की क्या परिभाषा है। जो नगर निगम के अधीन हो, या जो नगर पालिका के अधीन हो, या जो नोटिफाइड अर्बन एरिया के अधीन हो, या तो छावनी क्षेत्र के अधीन, तो जो सैन्य नगर के रूप में विकसित हुए, जहां सेना की, अंग्रेजों की सेना की छावनी हुआ करती थी। बिहार में दानापुर, आपके पटना के बगल में है दानापुर, वो छावनी नगर है। इस तरीके से नगरों का विकास हुआ। और ये जो नगर थे बच्चा, ये पश्चिमी जीवन शैली के रूप में विकसित हुए।
ये पश्चिमी जीवन शैली के रूप में विकसित हुए। इसके बाद भारत में नगरीकरण दिखाई देता है मैकाले की शिक्षा नीति के बाद, जब भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू हुई और धीरे धीरे कुछ लोगों ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की, चाहे वो बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो। धीरे धीरे ये जो नगर विकसित हुए, ये शैक्षिक केंद्र के रूप में नगर विकसित हुए, पर ध्यान रहो ये भी आधुनिक पश्चिमी जीवन शैली वाले नगर थे। ये आधुनिक नगरीकरण को परिलक्षित करते हैं। व्यापारिक केंद्र के रूप में नगर, छावनी क्षेत्र के रूप में नगर, सैनिक केंद्र के रूप में नगर, शैक्षिक केंद्र के रूप में नगर, और फिर अंग्रेजी शासनकाल में एक और नगरीकरण होता है, वो औद्योगिकरण के कारण। टाटा नगर अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित हुआ और टाटा नगर एक औद्योगिक नगर था। टाटा नगर एक औद्योगिक नगर था, जहां टाटा ने अपना इंडस्ट्री लगाया और इंडस्ट्री में जहां पर 2 लाख 3 लाख लोग काम करने लगे और कई अगल बगल इंडस्ट्री लगे, जहां लाखों लोग काम करने लगे, वहां आबादी धीरे धीरे बढ़ गई, नगर विकसित हो गया। इसका औद्योगिक नगर, औद्योगिक केंद्र के रूप में नगर। अंग्रेजी शासन काल में मुख्यतः 4 प्रकार के नगर भारत में दिखाई देते। फिर हमारा देश आजाद हुआ, औद्योगिकरण पर हमने बल दिया, औद्योगिकरण पर बल दिया तो ढेर सारे औद्योगिक केंद्र के रूप में नगरों का विकास हुआ, नगरीकरण तेज हो गया। भारत में प्रशासनिक इकाई के लिए हमने या प्रशासन के लिए भारत को कुछ राज्यों में बांटा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों में बांटा गया और राज्यों की राजधानी बनाई गई। ये राजधानी प्रशासनिक केंद्र के रूप में थी। इस तरीके से प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी नगर विकसित हुए, राज्य की राजधानी बनी। हालांकि ये नगर पहले से ही थे जिनको राजधानी बना दी गई। बच्चा, जिलों में बांटा गया, हर जिला का एक प्रशासनिक केंद्र हुआ। आपका हर जिला का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जहां डीएम का ऑफिस होता है, जहां एसपी का ऑफिस होता है, उनका बंगला होता है, सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिला स्तर पर। वहां ऑटोमेटिक शहर का विकास हो जाता है। ये सब प्रशासनिक केंद्र के रूप में शहर विकसित हुए, बट ये ओवरलैप करते हैं। जहां राजधानी नगर हुआ वहीं पर इंडस्ट्री भी लोगों ने लगाना शुरू किया, क्योंकि पहले से स्टैब्लिश शहर में नगर लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे तो बहुत सारी सुविधाएं स्वतः मिल जाएगी। पहले से अगर कोई शहर है तो वहां ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाएगी, तो वहां पर इंडस्ट्री लगाना आसान होगा। इस तरह से भारत में आजादी के बाद नगरीकरण तेज हुआ। आजादी के बाद नगरीकरण तेज हुआ और धीरे धीरे भारत में उद्योग धंधों की संख्या बढ़ने लगी। 91 के बाद ही और तेज हुई। 91 के बाद भारत में नगरीकरण और तेज हुआ। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत में नगरीकरण और तेज हुआ। नगरीय जीवन शैली का फैलाव भी तेजी से हुआ। कारण संचार क्रांति, यातायात के साधनों का विकास। तो गांव में भी नगरीय जीवन शैली फैलना शुरू हो गया। तो नगरीय जीवन शैली के फैलाव के संदर्भ में देखें तो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत में नगरीकरण तेज हुआ। 2011 की जब जनगणना की गई तो पाया गया कि 31.2% आबादी भारत की नगरों में रहती है, अर्बन पॉपुलेशन। और माना जा रहा है कि ये 40% तक हो जाएगी और बढ़े और बढ़े। और आज विकसित देश का लक्षण है जहां मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन। भारत के कुछ राज्य हैं जहां 60-62% नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है। बच्चा, गोवा में 62% अर्बनाइजेशन है, मिजोरम में भी लगभग 62%, 61% अर्बनाइजेशन है। तमिलनाडु में आ जाओ, महाराष्ट्र में आ जाओ, यहां पर भी अर्बनाइजेशन लगभग 42-43% है। ओवरऑल भारत में 31.2%। तो धीरे धीरे नगरीकरण तेज हुआ, यानी जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली तमिलनाडु में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, महाराष्ट्र में औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है, विकास ज्यादा हुआ है। तो जहां जहां ये ज्यादा हुआ है वहां नगरीकरण ज्यादा हुआ है। यानी नगरीय आबादी की अनुपात में वृद्धि विकास का सूचक माना जाता है। और यूरोपीय देश ऐसे हैं जहां पर कि 95, 96, 98%, 100% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। कई ऐसे यूरोपीय देश हैं, विकास का सूचक माना जाता है। तो मैंने आपको एक आउटलाइन भारत में नगरीकरण के बारे में दे दिया। थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा जो मैं बोलता जा रहा हूं। नीचे एरो है, एरो देकर लिखिए।
अंग्रेजी शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल के पहले की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल चर्चा कर दिया, लिखवा नहीं रहा हूं। अंग्रेजी शासनकाल में आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में ब्रैकेट में दो, आधुनिक संदर्भ में के बाद ब्रैकेट में दो, मुख्यतः मुख्यतः आधुनिक एवं पश्चिमी संस्कृति के रूप में, मुख्यतः आधुनिक एवं पश्चिमी संस्कृति के रूप में, ब्रैकेट बंद, मुख्यतः आधुनिक एवं पश्चिमी संस्कृति के रूप में, ब्रैकेट बंद, नगरीकरण प्रारंभ, नगरीकरण प्रारंभ, नगरीकरण प्रारंभ, ओके। अंग्रेजी शासनकाल में नगरीकरण प्रारंभ, जो नए संदर्भ में, डैश दो, प्रारंभ के बाद डैश दो और लिखो 1 नंबर, बंदरगाह नगर डैश कोलकाता 2 नंबर, सैनिक केंद्र के रूप में नगर डैश मेरठ कौमा आगरा 3 नंबर, शैक्षिक केंद्र के रूप में नगर, सैनिक केंद्र के रूप में नगर, शैक्षिक केंद्र के रूप में नगर डैश अलीगढ़ बनारस 4 नंबर, औद्योगिक नगर डैश टाटा नगर, टाटा नगर और 5 नंबर, प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगर, प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगर, प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगर डैश दिल्ली, ओके। अब जनरली प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगर उसी को बना लिया गया जो पहले राजाओं की राजधानी थी, चलेगा, ओके। भारत में नगरीकरण के लक्षण, ये तो उद्भव और विकास दिखाया गया, प्रारंभ दिखाया गया। अब एक हेडिंग डालो बच्चा, कैपिटल बी, भारत में नगरीकरण के लक्षण, नगरीकरण के लक्षण क्लियर है, भारत में नगरीकरण के लक्षण, भारत में नगरीकरण के लक्षण, भारत में नगरीकरण के लक्षण, हेडिंग डाल दिया आपने, भारत में नगरीकरण के लक्षण मतलब वर्तमान से जोड़ करके देखेंगे बच्चा, ठीक है, मुख्यतः आजादी के बाद से जोड़ करके देखेंगे बच्चा। और जब इस संदर्भ में हम देखते हैं, इस चश्मे से देखते हैं, तो भारतीय नगरीकरण की पहली विशेषता दिखाई देती है कि भारत में जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो मुख्यतः औद्योगिकरण के कारण हुआ है या प्रशासनिक केंद्र के रूप में, नगर के विकास के रूप में हुआ है। तो औद्योगिक नगरों का विकास और प्रशासनिक नगरों का विकास भारतीय नगरीकरण की प्रमुख विशेषता रही है। मुख्यतः औद्योगिक नगरों का विकास और प्रशासनिक नगरों का विकास भारतीय नगरीकरण की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, भारत का जो नगरीकरण है यह आधुनिक पश्चिमी जीवन शैली की विद्यमानता वाला नगर, जिस नगरीकरण की हम बात कर रहे हैं यहां पश्चिमी जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली की विद्यमानता वाले नगरों का विकास, नगर में जो नगरीय जीवन शैली है ना वो विद्यमान है, जहां नहीं है हम उसको नगर के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम उसी नगर की बात कर रहे हैं जो आधुनिक संदर्भ में। एक और ध्यान देने की बात है बच्चा, आज हम भारत में नगरीकरण की जब हम बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं, तो भारत में 1 लाख आबादी और 10 लाख आबादी, 1 लाख आबादी मतलब सिटी, ओके, तो सिटी और मेट्रोपोलिस वाले नगरों का विकास ज्यादा हुआ है, यानी टोटल की अगर हम बात करें तो ज्यादातर 1 लाख वाले नगर दनादन विकसित होते जा रहे हैं। तो 1 लाख और 10 लाख वाले नगरों का विकास ज्यादा हुआ, ठीक है। एक और विशेषता हम कह सकते हैं भारतीय नगरीकरण की, दुनिया के अन्य देशों के नगरीकरण की नहीं,
भारतीय नगरीकरण की, भारत में नगरीकरण की जो स्थिति है ना, वो अति नगरीकरण के रूप में है। ये भारतीय नगरीकरण का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भारतीय नगरीकरण की मुख्य विशेषता है, यह भारतीय नगरीकरण की मुख्य आलोचना है। अति नगरीकरण के रूप में नगरीकरण या नगरों का विकास। अति नगरीकरण का मतलब समझ में आ रहा, ओवर अर्बनाइजेशन के रूप में नगरों का विकास मतलब समझ में आ रहा है, नगर की क्षमता से ज्यादा लोगों का नगरों में आकर रहना। आज भारत के जितने भी नगर हैं मैक्सिमम, वहां जो नगरीय जनसंख्या है ना बच्चा, वहां क्षमता से ज्यादा लोग नगर में रह रहे हैं। यानी भारत के सारे नगर ओवरलोडेड है। भारत के सारे नगर ओवरलोडेड है, क्षमता से ज्यादा है, क्षमता से ज्यादा है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब भारत में समरूपीय या किसी देश में समरूपीय विकास नहीं होता, समानुपातिक विकास नहीं होता। यहां पर आकर के विकास संबंधी मुद्दा जुड़ जा रहा है बच्चा, जहां विकास में असंतुलन होता, जहां विकास में असंतुलन होता। अब सोचो, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो केरल में, गोवा में नगरीकरण सबसे ज्यादा, मिजोरम में नगरीकरण सबसे ज्यादा, और हिमाचल में, बिहार में कम। क्यों? कहीं ना कहीं भारत में नगरीकरण समानुपातिक नहीं है, संतुलित नहीं है, असंतुलित है। कारण विकास असंतुलित है। कुछ क्षेत्रों का विकास ज्यादा हुआ तो वहां नगरीकरण ज्यादा रहा, और कुछ क्षेत्र बीमारू राज्य के रूप में रह गए, विकास कम हुआ, वहां नगरीकरण कम। तो भारत में नगरीकरण संतुलित नहीं रहे क्योंकि विकास संतुलित नहीं रहा। जब असंतुलित विकास होता है ना, तो नगरीकरण की प्रवृत्ति में भी कमियां आ जाती है। इसलिए एक और लक्षण हम बताते हैं नगरीकरण का, कि भारत में जो नगरीकरण हुआ है बच्चा, वो मैक्सिमम रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण हुआ। गांव से लोग शहर में आकर के नगर की आबादी को बढ़ा दी है। जबकि दुनिया के देशों में अगर हम देखते हैं तो 60% अर्बनाइजेशन, जो दुनिया का नगरीकरण है ना, 60% अर्बनाइजेशन, इसको दूसरे रूप में कहो, पूरे दुनिया के नगरीकरण का 60% जनसंख्या वृद्धि जो हुई है ना, 60% पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो स्वाभाविक है। यानी आज शहर की जनसंख्या 10 लाख थी, यहीं पर लोगों ने बच्चा पैदा किया और 10 से 11 लाख हो गई, 12 लाख हो गई। स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि की दर से नगर की आबादी बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई। 60% जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई। और भारत के नगरों की जनसंख्या वृद्धि गांव से नगर की तरफ लोगों के आ जाने से हुई। दोनों में अंतर है ना। नगर के लोगों का बच्चा पैदा हुआ और धीरे धीरे पूरे दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, नगर में भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। भारत में इस तरह से नहीं हुआ। भारत में गांव से नगर की तरफ लोगों के आने से नगरीकरण हुआ। भारत में गांव से नगर की तरफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, ग्रामीण नगरीय प्रवास के रूप में नगरीकरण भारत में। और प्रश्न आएगा कि ग्रामीण नगरीय प्रवास क्यों हुआ बच्चा? विकास में असंतुलन। शहर का विकास तेजी से हुआ, गांव के विकास की गति धीमी रही। गांव के विकास की तुलना में शहर का विकास तेजी से हुआ, फलतः शहर में रोजगार के अवसर ज्यादा मिले, शहर में आय की संभावना ज्यादा रही, शहर का जीवन स्तर ज्यादा सुंदर हो गया, शहर में यातायात के साधनों का विकास, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सारी शहर में हो गई और गांव पिछड़ गया। गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। फलतः इनकी तलाश में गांव से लोग दनादन शहर में आना शुरू कर दिए और शहर में ओवर अर्बनाइजेशन की स्थिति हो गई, अति नगरीकरण की स्थिति हो गई। भारत में नगरीकरण पर जब हम चर्चा करते हैं तो भारत में नगरीकरण की यही ट्रेंड है, यही प्रवृत्ति रही। भारत में नगरीकरण की यही प्रवृत्ति रही है बच्चा। और भारत में नगरीकरण का एक और ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में नगरीकरण असमान है। बराबर मात्रा में भारत में नगरीकरण नहीं हुआ है और इसका कारण भी विकास है। ध्यान देना, विकास में विषमता है। भारत में विकास में विषमता केवल गांव और नगर के विषम विकास में ही नहीं दिखाई देती, राज्यवार विषमता भी दिखाई देती है। कुछ राज्यों का विकास बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
और कुछ राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में। जहां विकास होगा वहां नगरीय जनसंख्या ज्यादा होगी, नगरीकरण ज्यादा होगा। समझ में आ रहा मेरी बात? तो भारतीय नगरीकरण की एक प्रमुख विशेषता रही है। और याद करना, ये वाले पॉइंट पर, ये वाले विशेषता पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। क्वेश्चन के समय मैंने दिखाया था आपको, भारत में नगरीकरण की जो प्रमुख विशेषता एक और रही है, वो रही है कि भारत में अलग अलग राज्यों में नगरीकरण अलग अलग मात्रा में, कहीं नगरीकरण बहुत ज्यादा है, गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र, तो कहीं नगरीकरण बहुत कम है। क्लियर? क्लियर बच्चा? भारत में कुछ देशों में, कुछ राज्यों में नगरीय जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अलग, और प्रतिशत के हिसाब से देखें बच्चा तो अलग। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखते हो तो भारत में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहां है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र चूंकि बड़ा राज्य है, जनसंख्या भी वहां ज्यादा है, तो नगरीय जनसंख्या भी वहां सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, जेड लिख जाता है, जेड लिखते हो ना। महाराष्ट्र के बाद सेकंड पोजीशन उत्तर प्रदेश का है आबादी के हिसाब से, थर्ड पोजीशन तमिलनाडु का है, और फोर्थ पोजीशन पश्चिम बंगाल का है। ये पीटी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, भारत में नगरीय जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है? आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाओ, कुछ इस तरह से रहता है ना, अलग अलग राज्यों के नाम। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, उत्तर आ जाओ, फिर दक्षिण भागो याद करने के लिए, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु, और फिर उत्तर भागो, उत्तर पूर्व में भाग जाओ, फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्लियर? और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से तो बड़ा जो राज्य होगा वही नंबर में आएगा, बट परसेंटेज के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन का अर्बन पॉपुलेशन अधिक कहां पर? एक नंबर गोवा साउथ, 2 नंबर मिजोरम, सीधे नॉर्थ चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों 60 के अंदर है, यानी 62%, 52%। गोवा में लगभग 62% के आसपास है, मिजोरम में 52%, 50%, 52% के आसपास है। फिर तमिलनाडु में आ जाओ, ये भी 40 के बीच में है, तीनों राज्य। तमिलनाडु नंबर पे, गोवा अप्रॉक्स 62-63% अर्बन पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मिजोरम 52-53% अर्बन पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तमिलनाडु 46-47-48% अप्रॉक्स अर्बन पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तमिलनाडु के बाद फिर से महाराष्ट्र आ जाओ, वहीं पर यहां पर भी लगभग 46-47% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन, जबकि एवरेज क्या है? 31.2% पॉपुलेशन। महाराष्ट्र में लगभग 46-47% आबादी नगरीय जनसंख्या की। और महाराष्ट्र से जंप करो, सॉरी, महाराष्ट्र के पहले केरल है, केरल में 47% है, महाराष्ट्र में तो 45%, 46% के आसपास है। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये परसेंटेज के हिसाब से है बच्चा। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, ये आंकड़े हैं, डेटा है, आपको याद रखना चाहिए। 2011 का सेंसस, भारत में जनसंख्या, अर्बन जनसंख्या पॉपुलेशन 31.2%, लगभग 38 करोड़, 38 करोड़ टोटल पॉपुलेशन का 31.2% पॉपुलेशन नगरों में रहती है। 2030 तक ये 40% हो जाएगी, ये यूनाइटेड नेशन का कहना है बच्चा। ये है भारतीय जनसंख्या, भारतीय नगरीकरण के बारे में कुछ बातें, लक्षण। इतना आंकड़ा अगर याद रहेगा तो भारतीय नगरीकरण का नक्शा आपके दिमाग में, नक्शा इन द सेंस कि उसकी प्रवृत्ति, उसका ट्रेंड, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता रहेगा। चलिए, मुख्यतः
औद्योगिक नगरों का विकास, 1 नंबर पॉइंट। भारत में नगरीकरण का लक्षण आपका हेडिंग है बच्चा, भारत में नगरीकरण का लक्षण आपका हेडिंग है। पहला पॉइंट, मुख्यतः औद्योगिक नगरों का विकास, कौमा, साथ ही प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगरों का विकास। प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगरों का विकास। 2 नंबर, 2 नंबर, आधुनिक एवं पश्चिमी जीवन शैली की विद्यमानता वाले नगरों का विकास। आधुनिक एवं पश्चिमी जीवन शैली की विद्यमानता वाले नगरों का विकास। 3 नंबर, 1 लाख एवं 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों का तीव्र विकास। 1 लाख एवं 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों का तीव्र विकास। 3 नंबर, हो गया। 4 नंबर, अति नगरीकरण के रूप में, ओवर अर्बनाइजेशन, अति नगरीकरण के रूप में नगरों का विकास। अति नगरीकरण के रूप में नगरों का विकास। 5th पॉइंट, मुख्यतः ग्रामीण नगरीय प्रवास के द्वारा, ग्रामीण नगरीय प्रवास के द्वारा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, ब्रैकेट में, जबकि विश्व नगरीकरण का 60%, विश्व नगरीकरण का 60% स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण, विश्व नगरीकरण का 60% स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण, विश्व नगरीकरण का 60% स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण, ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद करो, विश्व नगरीकरण का 60% स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण, ओके। 6ठा पॉइंट, विभिन्न राज्यों में, 6ठा विशेषता, विभिन्न राज्यों में नगरीकरण विभिन्न राज्यों में नगरीकरण ऑब्लिक नगरीय जनसंख्या का असमान वितरण, विभिन्न राज्यों में नगरीकरण ऑब्लिक नगरीय जनसंख्या का असमान वितरण, ब्रैकेट में, जैसे गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र आदि में अधिक, आदि में अधिक, जबकि हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा आदि में
उड़ीसा आदि में कम। भारत के विभिन्न राज्यों में नगरीय जनसंख्या का असमान वितरण, मतलब भारत के विभिन्न राज्यों में नगरीकरण समान मात्रा में नहीं रहा, अलग अलग राज्यों में नगरीकरण की मात्रा अलग अलग रही। डन। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, उसी के नीचे, इसके नीचे कर दो बच्चा, ऐसे कर दो, इसको पॉइंट मत बनाओ, इसको ऐसे ही कर दो, डॉट पॉइंट। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, ऐसे लिख दो, डैश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। डॉट, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, 1 2 3 4 5। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, डैश, 1 नंबर गोवा, गोवा, डैश 62.2%, 62.2%। 2 नंबर मिजोरम, मिजोरम 52.1%, 52.1%। 3 नंबर तमिलनाडु, तमिल, लॉ छूट गया है, तमिलनाडु 48.4%। 4 नंबर केरला, केरल 47.7%। और 5 नंबर पे है महाराष्ट्र 45.2%, 45.2%। ओके, बीच से नीचे की तरफ एक तीर का निशान दे दो, एक और डाल दो यहां, इसको कर दो 7, इसको कर दो 8। 2011 में भारतीय जनसंख्या, 2011 में भारतीय जनसंख्या डैश 37.71 करोड़, 31.2%। 2011 में भारतीय जनसंख्या 37.71 करोड़, ब्रैकेट में 31.2%। ओके, और अगला पॉइंट है 2030 तक भारत के शहरी जनसंख्या के 40% होने का अनुमान। 2030 तक भारत के शहरी जनसंख्या के 40% होने का अनुमान। ओके, 40% होने का अनुमान। बच्चा, यही है आपका भारत में शहरीकरण का लक्षण, भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इस तरीके से भारत में नगरीकरण हुआ, केवल स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं हुआ। आजादी के बाद जो विकास में असंतुलन रहा, उसने भी भारत में नगरीकरण के ट्रेंड को प्रभावित किया। सबसे ज्यादा ग्रामीण और शहरी विकास में विषमता रही, इसलिए भारत में नगरीकरण स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण न होकर ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण हुआ। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि 1 लाख और 10 लाख वाले नगरों का ज्यादा विकास हुआ। कहीं ना कहीं यही कारण था कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति असमान रही। अलग अलग राज्यों में नगरीकरण की मात्रा और प्रतिशत अलग। डन। 2011 तक नगरीकरण कितना था, 2030 तक नगरीकरण का कितना होने का अनुमान लगाया गया है। और यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
मैंने आपको सोशल जस्टिस हम लोग आपको पढ़ेंगे। भारत सरकार ने जो अभी स्मार्ट सिटी मिशन घोषित किया ना, शहरी विकास कार्यक्रम, शहर को विकसित करने का, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबके लिए आवास योजना शुरू की गई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में रहेगी, सबके लिए घर चाहिए ना। तो आगे चल करके हम इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। एक आउटलाइन हम लोगों का बना, शहरी समाज क्या होता है, शहरीकरण क्या होता है, कंसेप्ट के रूप में यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब भारत में जो शहरीकरण हुआ, ध्यान से सुनो, पहले 5% आबादी शहरों में रहती थी, 10%, 20% कुल आबादी का। तो शहरी जीवन शैली जीने वालों की संख्या बढ़ी ना। इस शहरीकरण में जो अगल बगल के गांवों को शहर में तब्दील कर दिया, शहरी जीवन शैली के प्रसार को संभव बनाया। इस शहरी जीवन शैली के फैलाव का, उपभोक्तावाद का फैलाव, व्यक्तिवाद का फैलाव, उच्च महत्वाकांक्षा का फैलाव, औपचारिक संबंधों का फैलाव हुआ। तो कहीं ना कहीं सामूहिकता का ह्रास हुआ, धर्म कमजोर हुआ, तर्क और विज्ञान का प्रभाव बढ़ा, अनौपचारिक संबंधों का महत्व बढ़ा, प्रथा परंपरा का महत्व घटा, अनौपचारिक संबंधों का महत्व घटा। अब हुआ ना, व्यक्तिवाद के बढ़ने से सामूहिकता घटेगी, औपचारिक संबंधों के बढ़ने से अनौपचारिक संबंधों का महत्व बढ़ेगा, तर्क और विज्ञान के बढ़ने से धर्म और प्रभाव में कमी आएगी। ये आई ना। तो शहरी जीवन शैली के फैलाव से हमारे ग्रामीण जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि भारतीय समाज परंपरागत समाज ही था, ग्रामीण समाज ही था। यानी भारत में शहरीकरण ने भारतीय सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित किया, धार्मिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है, शिक्षा व्यवस्था को कैसे, विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, जाति सब पर प्रभाव है इसका। बच्चा, हम कहते हैं कि शहर में जाति को कोई ध्यान ही नहीं देता है, होटल में सब अगल बगल बैठ के खाते हैं, कोई छुआछूत का नियम काम नहीं करता, बस और ट्रेन में सब साथ साथ सफर करते हैं। नगरीकरण ने कम से कम जाति व्यवस्था की इन चीजों को खत्म किया है। शहर में नौकरियां, लड़कियां नौकरी करती है, तो शहर में महिलाओं की स्थिति को सुधारा है, निम्न जातियों की स्थिति। समझ में आ रहा मेरी बात। हम सामाजिक प्रभाव को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलेगा। हम कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा बढ़ी है शहरीकरण में, लोगों की मत शहर से जो गांव में जाता है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है बच्चा, क्योंकि शहर के चमक दमक को देख के जाता है, या शहर में जो भी आता है अगल बगल फैलाव होता है, शहरी जीवन शैली का फैलाव, महत्वाकांक्षा बढ़ी है, व्यक्तिवादिता बढ़ी है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। व्यक्ति हर चीज पाने के लिए लालायत है। जब लालायित है तो नैतिक स्तर में गिरावट आई, नैतिक स्तर में गिरावट आई। किसी भी कीमत पर हम सब पाना चाहते हैं, और इन सब होने के कारण हमारा परिवार और विवाह संबंधों में दुष्प्रभाव पड़ा है, तनाव आया है, विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि हुई है, परिवार में बंटवारा शुरू हो गया। लड़का शहर में घूम के आ गया, पत्नी को भी शहर घुमा दिया, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, और वो शहर में ही रहना चाहते हैं, अब गांव में बंटवारा करवा देना चाहते हैं। एकाकी परिवार का विकास संभव हुआ है, विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि हुई है। अच्छे प्रभाव भी है, महिलाएं कमाने लगी है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, पैट्रियार्की कमजोर हुआ है बच्चा, और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, पैट्रियार्की कमजोर हुआ तो परिवार में महिलाएं मजबूत हुई ना। नगर ने रोजगार के ढेर सारे अवसर दे दिए, नगर ने रोजगार के अवसर दे दिए, और ये रोजगार के अवसर जाति और लिंग आधारित नहीं है, इसमें महिलाएं भी नौकरी कर सकती है, योग्यता आधारित है, दलित जातियां भी नौकरी कर सकती है। इससे इसने जातीय समानता को कमजोर किया, परिवार के अंदर विवाह संबंधों में समानता को स्थापित किया। ये नगरीकरण का प्रभाव है बच्चा। जाति व्यवस्था के बहुत सारे पहलू जो असमानता वाले पहलू थे, परंपरागत चीजों वाले पहलू थे, शहर में तो पांडे मिष्ठान भंडार, पांडे शूज सेंटर, पांडे जूता का दुकान दिख जाएगा। ये नहीं है कि जूता का दुकान केवल चमारी खोलेगा। इस शहरीकरण का प्रभाव हमारे जाति व्यवस्था पर है।
अब पुराना वाला जजमानी व्यवस्था कमजोर हुआ है, क्योंकि हर जाति के पैसे जो होते थे ना वो शहर में बिकने लगे हैं यार। ये बढ़ई जजमानी व्यवस्था में क्यों काम करेगा? शहर में आके बढ़िया बढ़िया पलंग और फर्नीचर बना करके हजारों में बेचेगा। ये लोहार गांव की जजमानी व्यवस्था में काम क्यों करेगा? शहर में आएगा, नाई गांव में क्यों बाल काटेगा? नाई और पंडित तो कुछ इनके साथ, चूंकि इनको दक्षिणा ज्यादा मिलता था, हमारे परंपरागत क्रियाकलापों में इनका ज्यादा प्रभुत्व, ज्यादा विवाह में पंडित नाई जरूरी ही होते हैं, बाकी कोई हो या ना हो, इनको ज्यादा दक्षिणा मिल जाता था, इसलिए कुछ बचा हुआ है। जजमानी व्यवस्था में ब्राह्मण और नाई ही बचे हुए, फिर भी नाई का लोग ज्यादातर जाकर के शहर में सैलून खोलना पसंद करता है, क्योंकि वहां कमाई ज्यादा है। शहरीकरण ने प्रथा परंपरा के महत्व को कमजोर किया, मॉल कल्चर को बढ़ावा दिया। शहर में आओ, मॉल संस्कृति देख रहे हो ना। मॉल संस्कृति का मतलब ही होता है कि मॉल में घुस गए तो हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। तो रोजगार का अवसर भी बढ़ा दिया है, जीवन स्तर को भी सुधारा है। तो सब प्रभाव को हम लोग सबसे पहले, और अब लिखेंगे, ऐसा प्रभाव नहीं है बच्चा कि इसमें बहुत कुछ समझाना पड़े। एक बार एक आउटलाइन समझ में आएगा ना, तो आप अपने से प्रभाव क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा, आपके चारों तरफ गांव का समाज भी दिखाई दे रहा है। एक बार आंख बंद करके जो फ्रेम मैंने बना दिया उस फ्रेम में सोचोगे तो आपके ग्रामीण समाज की विशेषता दृष्टिगत है, शहरी समाज की विशेषता दृष्टिगत है। अब आप अपने फ्रेम से इंटरप्रेट करते रहो। डन। पहला पॉइंट, हेडिंग डालो, कैपिटल डी, भारत में नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव। भारत में नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव, भारत में नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव, आपका हेडिंग है, अंडरलाइन, नीचे एरो दो। पहला पॉइंट है महत्वाकांक्षा में वृद्धि। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, कॉमा, व्यक्तिवादिता में वृद्धि, सॉरी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, कॉमा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, एवं व्यक्तिवादिता में वृद्धि, एवं व्यक्तिवादिता में वृद्धि के साथ नैतिकता का ह्रास। महत्वाकांक्षा में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, एवं बस आगे पीछे मैंने कर दिया है, कर देना आप लोग। महत्वाकांक्षा में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि एवं व्यक्तिवादिता में वृद्धि के साथ नैतिकता का ह्रास। दूसरा जो ऊपर से जुड़ा हुआ है बच्चा, विवाह एवं परिवार संबंधों में शहरीकरण, ढेर सारा रोजगार का अवसर, लड़कियां भी कमाने लगी, लड़के भी कमाने लगे, तो विवाह संबंधी निर्णय मां बाप बिना बच्चों से पूछ के नहीं लेंगे। विवाह संबंधों में समानता का विकास हुआ है। परिवार में भी बच्चे कमाने लगे तो मुखिया की सत्ता डिसेंट्रलाइज हुई है। परिवार का प्रभाव है ना, परिवार में भी समानता का विकास हुआ। तो हम बहुत बातें न लिखकर 2 लाइन लिख देंगे तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको चाहे तो 4 लाइन कर सकते हैं। विवाह एवं परिवार संबंधों में समानता एवं स्वतंत्रता का विकास। ओके, विवाह एवं परिवार संबंधों में समानता एवं स्वतंत्रता का विकास, एकाकी परिवार का विकास, एकाकी परिवार का विकास एवं विवाह विच्छेद में वृद्धि, एवं विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि, विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि,
ओके, अगला है महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं पितृ सत्तात्मकता कमजोर। कई कारण है। आधुनिक शिक्षा शहरी समाज की विशेषता है। रोजगार के नए नए अवसर खुले, महिलाएं नौकरी करने लगी, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं पितृ सत्तात्मकता कमजोर। अगला, जाति व्यवस्था का परंपरागत पक्ष कमजोर। जाति व्यवस्था का परंपरागत पक्ष, खान पान का नियम, शहर में कहां कोई खान पान का नियम का पालन करता है। सामाजिक संबंध का नियम, छुआछूत, शहर में कुछ पालन नहीं होता है। निश्चित प्रतिबंधित पेशा, हर जाति का अपना पेशा है, वही करेगा, दूसरा पेशा नहीं कर सकता, शहरों में कोई लागू नहीं होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात। निर्योग्यताएं, मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, स्कूल में, शहर में कहीं कोई नहीं पूछता है। तो शहरीकरण का जो हमारे समाज पर प्रभाव पड़ा, जाति व्यवस्था का परंपरागत पक्ष कमजोर और जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्त। जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्त। लगभग समाप्त मतलब नाई और ब्राह्मण गांव में यही आज के डेट में जजमानी व्यवस्था के तहत काम करते हैं। जजमानी व्यवस्था क्या है, मैं जाति व्यवस्था पढ़ाते समय आपको समझा चुका। तो नाई और ब्राह्मण यही जजमानी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज ऑलमोस्ट जजमानी व्यवस्था समाप्त। पांचवा पॉइंट, नगरीकरण का लक्षण क्या है? तर्क और विज्ञान में वृद्धि, है ना। तो हम सीधे हिट करते हैं पॉइंट पर। प्रथा परंपरा के महत्व में कमी, कॉमा, नगरीय जीवन शैली का प्रसार, नगरीय जीवन शैली का प्रसार तथा मॉल संस्कृति का विकास, तथा मॉल संस्कृति का विकास। मॉल कल्चर आज के डेट में नगरीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद मॉल कल्चर का प्रभाव बढ़ा है और मॉल कल्चर पर मैंने एक अलग से टॉपिक आपको बनाया है, क्योंकि इस विशेषता में या इस पहलू पर अलग से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जेएनयू के एंट्रेंस टेस्ट में मॉल कल्चर पर प्रश्न पूछा जा चुका। ओके, मॉल कल्चर बताने की जरूरत नहीं है। मॉल मॉल मॉल, और हमारा विषय जो ऐसा है बच्चा, वो कोविड का प्रभाव भी पारिवारिक संबंधों पे पूछ रहा है। तो जो नई चीजें हैं उस पर हमें तैयार रहना होगा। मॉल कल्चर का विकास, मॉल कल्चर अपने आप में है, हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। छठा पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक जीवन में नगरीय जीवन शैली का प्रसार। ये तो ऊपर में शहरीकरण में जो शहर के लक्षण है वो दिखा रहे बच्चा, शहरीकरण में जो शहर के लक्षण है वो दिखा रहे। बट भारत में शहरीकरण में भारतीय समाज को प्रभावित किया है, इस रूप में किया है कि इसका प्रभाव हमारे ग्रामीण समाज पर भी पड़ा है। वो शहर से दूर है। संचार क्रांति, यातायात के साधनों का विकास, गांव के लोगों का दनादन शहर में आना जाना। जब शहर में आते हैं, शहर से जाते हैं गांव, तो ढेर सारी शहरी जीवन शैली को लेकर जाते हैं। मंगरू दिल्ली कमाने आया बिहार से, और वापस जब बिहार के गांव में गया तो अपनी पत्नी के लिए नाइटी लेकर गया, अपने लिए हाफ पैंट बारमूडा लेकर गया, अपने पिताजी के लिए हाफ पैंट लेकर गया, टी शर्ट लेकर गया, बच्चों के लिए ये सब ड्रेस लेकर गया, पत्नी के लिए लिपस्टिक लेकर गया, 2-4 पैकेट मैगी का भी ले गया था। बच्चे बोलने लगे पापा पापा मैगी खाएंगे, मैगी खाएंगे। गांव के दुकानों में मैगी बिकने लगा। मैं अभी बिहार कुछ दिन पहले गया था, मैंने कभी चर्चा भी किया आप लोगों से। एक सिर पर डलिया लिए हुए घूम रहा था, कुछ बेच रहा था। तो हमें अपने पुराने बचपन के दिन याद आ गए, जहां
डलिया में लोग गुड़ वाली मिठाई लेकर के बेचते थे, गुड़ का बतासा होता था, गुड़ों की लाई होती थी, गुड़ का लड्डू होता था। मैं लगा कुछ यही है, मैं रोका फटाक से, उसने सोचा कुछ ज्यादा बिकेगा। जैसे ही डलिया उतारा, पूछा मैंने क्या है, बोला मोमोज। गांव में ये शहरी जीवन शैली गांव में भी पहुंच गई। और शहरी जीवन शैली है क्या बच्चा? पश्चिमी जीवन शैली। वैश्वीकरण के बाद जो पश्चिमीकरण भारत में तेज हुआ, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा शहर पे ही तो पड़ा। वैलेंटाइन डे, लिव इन रिलेशनशिप, ये पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव है, शहर में पड़ा, ये अभी गांव तक नहीं पहुंचा है बच्चा। लेकिन आप देखोगे तो बहुत सारे शहरी जीवन शैली का प्रभाव गांव में दिखने लगा। घर घर में टीवी हो गया है, टीवी चैनल, फेसबुक, सबने गांव शहर विश्व सबको जोड़ दिया है। इस संचार क्रांति ने, सोशल मीडिया ने प्रभाव पड़ा है गांव पर। ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन शैली का प्रसार। और लास्ट पॉइंट दे दो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार। रोजगार के अवसरों में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार। शहरीकरण ने रोजगार का अवसर बढ़ा दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों का इनकम बढ़ा है। बहुत सारे लोग गांव से पैसा ले जा करके शहर में नौकरी करने आते हैं और गांव में पैसा भेजते हैं। इससे गांव का जीवन स्तर भी सुधरा। शहर में कमाते हैं और 5,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया महीना मजदूरी करके भी कमाते हैं, तो 5-6 हजार रुपया महीना गांव में भेज देते हैं। उस पैसे से गांव के लोगों ने अपना खर्चा चलाया है। गांव में भी पत्नी कुछ कमा लेती है खेतों पर, उस पैसे से उन लोगों ने ईंट खरीद लिया, सीमेंट खरीद लिया, अपने घर को पक्का का कर लिया बच्चा। कहीं ना कहीं गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शहर में होने वाली कमाई एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है, क्योंकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गांव से आए हुए माइग्रेटेड लेबर ही काम करते हैं। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास में हम इन सब चीजों को समझेंगे, रूरल अर्बन माइग्रेशन में समझेंगे। डन, चलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव है हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब है बच्चा भारत में नगरीकरण की समस्याएं। ये हमारा सिलेबस का टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा ये TOPIC, भारत में नगरीकरण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हमारे टॉपिक में भी है अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। यही है ना आपका टॉपिक। नगरीकरण के सभी पहलुओं को हमने समझ लिया, जान लिया। यहां से कोई अलग से सेपरेट टॉपिक नहीं निकलेगा, लेकिन हर टॉपिक के अलग अलग पहलुओं से क्वेश्चन जोड़ के पूछा जा सकता है। इस तरीके से प्रश्न बनाया जा रहा। मॉल कल्चर पर मैंने कहा कि एक अलग से टॉपिक लेकर के मैं आपको पढ़ा दूंगा। हमारा अब एक मेन टॉपिक जो लिखा हुआ है अब आ रहा है, भारत में नगरीकरण की समस्या। भारत में नगरीकरण की समस्या। हम भारत में नगरीकरण की समस्याओं को दो भागों में बांट कर देखेंगे। भारत में नगरीकरण की समस्याओं को दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक, डायग्राम खींचो। नगरीय संस्कृति, नगरीय संस्कृति जनित समस्याएं। लिखो, नगरीय संस्कृति जनित समस्याएं। नगरीय संस्कृति जनित समस्याएं। नगरीय संस्कृति में क्या है बच्चा? व्यक्तिवादिता, उच्च महत्वाकांक्षा, तीव्र प्रतिस्पर्धा, सामूहिकता का ह्रास, नैतिकता का ह्रास,
किसी भी कीमत पर पाना है। एकाकीपन, कंपटीशन है, सब एक दूसरे से जल रहे हैं। एकाकीपन ये नगरीय संस्कृति की विशेषता है, और इस नगरीय संस्कृति की विशेषता ने जहां प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तनाव भी बढ़ेगा, व्यक्तिवादिता बढ़ेगी, संबंधों में दुराव आएगा, व्यक्ति अलग थलग हो जाएगा, ये दोनों बढ़ेगा, तो मित्रता के संबंध भी फॉर्मल टाइप के हो जाएंगे, पारिवारिक संबंध भी फॉर्मल टाइप के हो जाएंगे, पारिवारिक संबंधों में बिखराव आएगा, परिवार टूटने लगेगा, परिवार में बंटवारा होने लगेगा। हुआ है, पति पत्नी संबंधों में भी तनाव आएगा, क्योंकि नगरीय संस्कृति ने महत्वाकांक्षा बढ़ाया तो पति पत्नी दोनों का बढ़ाया, दोनों की अपेक्षाएं बढ़ गई, पूरी नहीं हुई तो तनाव बढ़ेगा, तलाक की दर, विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि होगी, हुई है। ये सब बच्चा नगरीय संस्कृति जनित समस्या। यूपीएससी ने पूछा है कि भारत में नगरीकरण की सामाजिक समस्याओं की चर्चा की। ओके, ये सब हम इसमें चर्चा करेंगे। और हमारा दूसरा है बच्चा अति नगरीकरण, अति नगरीकरण जनित समस्याएं, अति नगरीकरण जनित समस्याएं। अति नगरीकरण जनित समस्याएं, नगर में क्षमता से ज्यादा लोगों का रहने के लिए आ जाना अति नगरीकरण कहलाता है। आई रिपीट, नगर में नगर की क्षमता से अधिक लोगों का रहने के लिए आ जाना अति नगरीकरण कहलाता है। और इस अति नगरीकरण ने भी कई नगरीय समस्याओं को जन्म दिया। नगर में रोजगार की क्षमता 10 लाख लोगों की, रहने आ गए 15 लाख लोग, 5 लाख लोग बेरोजगार, शहरी बेरोजगारी की समस्या। अब ये 5 लाख लोग बिना काम के नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, राइट? क्योंकि 5 लाख लोग ऑलरेडी उपलब्ध है, मजदूरों की सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, क्योंकि डिमांड तो 10 लाख लोगों की है। मजदूरी की दर कम हो जाएगी, मजदूरी की दर कम हो जाएगी तो गरीबी की समस्या, शहरी गरीबी की समस्या, कम पैसा मिलेगा, शहर पर लोड बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना यार, ठेला लगाएंगे, रेहड़ी लगाएंगे, इधर उधर रोड पे ही कुछ ना कुछ बेचेंगे, ठेला वाला, रेहड़ी वाला की समस्या। अब 15 लाख लोग हैं यार, शहर में कहां सोएंगे? आवास की समस्या, आवास का किराया बढ़ जाएगा, जमीन का दाम आसमान छूने लगेगा, शहर के अंदर गंदी बस्तियों का विकास हुआ है, फ्लाईओवर के नीचे, सड़कों के किनारे लोगों ने सोना शुरू कर दिया है, आवास की समस्या के कारण। और यही नहीं, नगर का परिधीय विस्तार बेतरतीब तरीके से हुआ है, अनियोजित तरीके से। अर्बन स्प्रॉल इज द रिजल्ट ऑफ ओवर अर्बनाइजेशन। ये अति नगरीकरण जनित समस्या है। बिजली पानी 10 लाख लोगों की, 15 लाख जब लोग उपभोग करने लगेंगे तो पानी की समस्या तो रहेगी ही रहेगी। डेली नलके पे लड़ाई होती है, पानी के लिए लड़ाई होती है, बाल्टी टकराते हैं, बिजली जाती है। इतने लोग जब सड़कों पर चलेंगे तो जैम होगा ना, हमेशा सड़क जाम रहता है, चौराहे पर जाम रहता है, एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। आज देखो, भारत के कई ऐसे शहर हैं जो इस तरह के जैम के शिकार हैं। कहीं भी लोग रह रहे हैं तो टॉयलेट की समस्या, पीने के पानी की समस्या,
भारत में ये अति नगरीकरण जनित समस्या, भारत में नगरीय समस्याओं को दो भागों में बांटेंगे, नगरीय संस्कृति जनित समस्या और अति नगरीकरण जनित समस्या। डन? चलिए हम इस टॉपिक को आज यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिटेल हमें जाना होगा। ये हमारा डायरेक्ट टॉपिक है और आज क्लास हम यहीं खत्म करते हैं बच्चा। आज क्लास आपका थोड़ा कम समय में हो रहा है, ठीक है। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। चैट बॉक्स दिखाया जाए। डियर टीम, बच्चों का चैट दिखाइए। बच्चों का चैट दिखाइए। डियर टीम, बच्चों का चैट दिखाइए। आज हम यही क्लास खत्म करते हैं। आपका पीडीएफ मैंने भेज दिया था, तो अब कोई पीडीएफ आपका बाकी नहीं है। ऑलमोस्ट सारे पीडीएफ मैं दे चुका हूं, ठीक है बच्चा। इस टॉपिक को कल, क्योंकि छुट्टी है, कल 15 अगस्त है, तो कल हम आपको देखते हैं। कल एक क्लास हम आपका कोशिश कर रहे हैं कि कल एक क्लास चल जाए आपकी। पीछे वाले टॉपिक का कुछ कुछ एक्स्ट्रा टाइप का जहां जहां मिलता जाएगा मैं मौका मिलते ही करवाता जाऊंगा। डन? मेरे ख्याल से कल तो 100% छुट्टी ही रहेगी। कल संभावना कम है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अन्यथा परसों से हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आज के क्लास के लिए। हम लोग परसों से इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।